Let us proceed with the next stage of the product life cycle. And today we are going to discuss the maturity stage. If you remember, in the last stage, the product took off. It was the stage of takeoff of the product. Growth stage जो है ना, that is the stage where the product simply sells at a galloping rate. बहुत fast rate हो जाएगा sale का. And all of a sudden you will find कि spurt एक बहुत rapid increase in sale होने वाला है. But once this phase is over, you will enter into maturity stage. Now today we are going to discuss about what maturity stage is, why a product matures. ऐसा क्यों नहीं होता कि product keeps on selling at a faster pace and keeps on accelerating, हमेशा वो बढ़ता ही चले सेल के टर्म में, ऐसा क्यों नहीं होता है? So maturity, देखते हैं प्रोडक्ट भी मैच्योर कर जाता है. Just like human beings, most of human beings matures, some may not perhaps, लेकिन प्रोडक्ट भी है ना वो मैच्योर कर जाता है, स्टेबलाइज कर जाएगा. और जब हम लोग मैच्योरिटी की बात करते हैं, we mean that the growth of the sale will slow down. मैच्योरिटी का मतलब है slowing down. जिस स्पीड से आप बढ़ रहे थे और वो स्लो डाउन होने वाला है. It is going to fall as compared to the previous times. So the growth of the sale will slow down. That is, the sale will level off. Sale will level off. वो अब stagnation mode में आ गया है. अब उसमें बहुत कुछ quantum jump नहीं होने वाला है जैसा कि growth में हो रहा था. We were striding very high, one step after another. अब धीरे धीरे slow down होने वाला है. If you remember the curve that became flatter, वो flat होने वाला. Growth stage में जो PLC का कर्व है वो बहुत ही स्टीप होता है, बहुत ही खड़ा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे स्लो कर जाएगा. It will become it will start flattening. तो धीरे धीरे कर्वेडियल शेप में आने लगेगा. मतलब ग्रोथ स्टेज में हम लोग एंटर कर चुके हैं. अब सवाल है कि कोई प्रोडक्ट क्यों इस स्टेज में पहुंच जाता है? क्योंकि इसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है. इसके बाद वह डिक्लाइन स्टेज में एंटर कर जाएगा और फाइनली मार्केट को छोड़ देगा. तो दिस इज समथिंग अ मैटर ऑफ वरी, अटेनिंग मैच्योरिटी, क्योंकि इसके बाद एंटी क्लाइमेक्स आना है. वंस यू अटेन द हाईएस्ट पॉइंट जो कि मैच्योरिटी में आने वाला है, उसके बाद आप डाउनफॉल पर आने वाले हैं. सो यू शुड बी ऑन अ हाई अलर्ट. लेकिन इवेंचुअली दिस फेज विल कम. आप इसको रोक नहीं सकते हैं. नहीं, एक बहुत ही कॉमन प्लेस सेइंग है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होता है. तो सेल अगर ऊपर गया है, धीरे 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 इट विल मैच्योर एंड अल्टीमेटली इट विल गो डाउन. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. द क्वेश्चन इज व्हाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था. वी वर मूविंग अहेड, सर्जिंग अहेड एट अ फास्टर रेट ग्रोथ में. अचानक ऐसा क्या हो गया? रीजन इज there is a growth of competitors. Number of competitors might enter into your domain and they will snatch away your customers. Yeah, they will entice your prospective customers. So ultimately you will suffer. You will suffer because of this. आपका जो growth जिस रेट से हो रहा था वो slow down होने वाला है. The because of competitors, there may be too many numbers, right? Or it might happen also that they have better versions of the product. अब ये चूंकि आपके बाद आने वाले हैं,
तो जो नए प्रोडक्ट होंगे डेफिनेटली वो शायद बेहतर होंगे। तभी तो कोई किसी प्लैंक पर तो उनको एडवांटेज चाहिए होगा ना। तो हो सकता है क्वालिटी वाइज they are better as compared to your brand, and again you are going to lose your own customers as well. So things are going to become tougher for you. Maturity में ना things started getting settling down, settle करने लगा है अब, और यहीं से आपको हाई अलर्ट पर आना होगा, क्योंकि इसके बाद की जो कहानी है वो बहुत ग्रिम है, वो बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि अब प्रोडक्ट उसके बाद डिक्लाइन में जाएगा। तो यहीं पर अलर्ट होइए। आज के डेट में जो स्मार्ट मार्केटर्स है ना, इसी स्टेज में प्रोडक्ट को फिर से रिनोवेट कर देता है, विच गिव्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। एक बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगा उसके फीचर्स में, एट्रीब्यूट में, बेनिफिट्स में, पूरा मार्केट ऑफर में, ताकि उस प्रोडक्ट को एक नया लाइफ मिले, अ शॉट इन द आर्म, एक नई जिंदगी ही मिले प्रोडक्ट को। So that is a practice which is carried out by the marketers, right? लेकिन whatever the reasons that might be, changing fads and fashion, maybe technology, maybe competitors, number of reasons, maybe या फिर आपका जो prospective customer था, that is on the point of उनका taste and preference change हो गया हो शायद, whatever, it will come to a level of। और ये जो मैच्योरिटी का स्टेज है वो 3 पार्ट में हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। वन इज कॉल्ड ग्रोथ मैच्योरिटी। ग्रोथ मैच्योरिटी में योर सेल विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। या ये दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो कर्व बनेगा ना, तो देखिएगा इनिशियल फेज में मैच्योरिटी का सेल बढ़ेगा, लेकिन द रेट एट विच द सेल विल इंक्रीज विल डिक्रीज। इससे पहले बढ़ रहा था 7, 8, 9, 11, 13 व्हाटएवर, अब वो डाउन होने लगेगा, 13 से चलाएगा, फिर 10 पे, मे बी फिर 8 पर। सेल तो फिर भी बढ़ रहा है, 8% से सेल बढ़ा, तो आप हायर लेवल अटेन करने वाले हैं। With respect to the previous times, you are still selling more, but the rate at which the sale was growing up is going to go for a downfall. That is called growth maturity. The sale will rise, the rate of increase of the sale will decrease. So that is the first phase of maturity. Second phase is stable maturity, और stable हो जाएगा जहां एक constant rate से बढ़ेगा, और वहां पर यहीं पर PLC के कर्व में आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, एंड विच इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। हाईएस्ट अटेन कर चुका, अब उसके बाद आपको नीचे ही आना है। So that is called the saturation stage. No growth in the sale anymore. अब सेल डाउन ही होगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी डाउन होगा। पहले अगर आप 50,000 यूनिट बेच रहे थे, अब आप 48 पर आइएगा, 45 पर आइएगा, धीरे धीरे नीचे आइएगा। So that is the stage of saturation. और ये आता है प्रोडक्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर, जब प्रोडक्ट अपना हाईएस्ट पॉइंट अटेन करता है स्टेबल मैच्योरिटी में, एंड दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद डाउनफॉल होगा, एंटी क्लाइमैक्स, नीचे आना है आपको। एंटी क्लाइमैक्स में द सेल विल गो डाउन, याद रखना, यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। द सेल विल गो डाउन एट एन इंक्रीजिंग रेट। उल्टा है कहानी, सेल विल गो डाउन एट इंक्रीजिंग, पर 7% से गिरा, फिर नेक्स्ट में 8 और ज्यादा हो गया, मे बी 9% से गिर गया, और धीरे धीरे ये रेट बहुत ज्यादा होने वाला है। दैट इज कॉल्ड डीके मैच्योरिटी। डीके मैच्योरिटी का मतलब है द रेट ऑफ सेल विल गो ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी आई एम सॉरी, जो रेट है, the rate of decrease
Try to understand this. The rate of decrease of the sales volume will increase. सेल डाउन होने वाला है, सेल विल गो डाउन, लेकिन अब हायर रेट से वो डाउन होता चला जाएगा. तो what to do, what a marketer should do in this situation, that is what is strategizing. तो मार्केटिंग जाने मैच्योरिटी स्टेज में क्या स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट होगा, दैट इज टू बी डिस्कस्ड. यहाँ पर दो तरह के मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं हम लोग. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट स्टेबलाइज्ड, सेल अब बिल्कुल स्टैग्नेट कर गया है, अब बहुत ज्यादा बढ़ने की कोई खास उम्मीद आपको है नहीं, वो सेल फिगर बता रहा है. What to do? What a marketer should do in this context? So the marketer will consider two type of modifications. Number one is called market modification, and the second is called marketing mix modification. Marketing mix modification तो हमेशा होता रहेगा हर एक स्टेज में. मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन का मतलब है 4P के साथ क्या करना है. प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट करना है या कुछ फीचर्स हटा लेने हैं. हटाने की बात होगी डिक्लाइन में, चाहे जहां भी आगे. अभी तक हटाने की बात कहीं नहीं हुई थी, कुछ फीचर को हटा लेते हैं, कुछ कॉस्ट कटिंग करते हैं, कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं. अभी कुछ वैसी बात हुई नहीं है. हटाने वाला कंसेप्ट अब आएगा. अभी तक हम लोग उसको इम्प्रूव ही कर रहे थे. वी वर improving the quality of the product by adding features, attributes, benefits. तो मार्केट मॉडिफिकेशन तो हमें, मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन तो हमेशा चलेगा, चारों स्टेज में चलेगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. ये जो है मार्केट मॉडिफिकेशन, दैट इज द प्राइम टाइम, दैट इज द प्राइम सिचुएशन, दैट इज द प्राइम कंसिडरेशन रादर. क्या करते हैं देखिए मार्केट मॉडिफिकेशन में. Number one, expand the market. Expand the market by adding more customers. Expand the market by adding more customers. याद रखना. Number one is market modification में expand the market by adding more customers. अब ये आप कैसे कर सकते हैं. Number one, converting the non-users. जो नॉन यूजर्स हैं, जो प्रोडक्ट कभी जिन्होंने यूज ही नहीं किया, उनको टारगेट करिए आप, क्योंकि अभी तक वह अनअटेंडेड है अभी आपके लिए. बबूल जो कि बलसारा का प्रोडक्ट था पहले, जिसको डाबर ने खरीद लिया अब, तो बबूल जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, दैट वाज बेसिकली मेंट फॉर द रूरल मार्केट. बहुत प्राइस कम होता था बबूल का, और गांव में देखिएगा लोग, पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग दातून या ऑल्टरनेटिव वंस, गुल या इवन नमक और क्या क्या, इवन राख भी लोग यूज करते हैं, वट एवर. तो उनके लिए टारगेटेड था कि आप एक टूथपेस्ट यूज कीजिए, दैट इज मोर हाइजीनिक, मोर इफेक्टिव फॉर द हाइजीन ऑफ द डेंटल केयर. तो उन्होंने क्या किया ना, लेकिन वहाँ वो बहुत सक्सेसफुल हो नहीं पाए, तो फिर उनको ले आया रूरल अर्बन मार्केट में, और लो प्राइस पर वो लड़ने लगे. अगर लो प्राइस एंड पर बहुत सारा ब्रांड आ गया, उसमें कोलगेट का सिबाका भी आ गया, और आपके बाकी सब तो पहले ही से थे, एंकर वैंकर. तो दिस वाज द आइडिया कि जो अभी तक नॉन यूजर्स हैं उनको अप्रोच करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि दे शुड एंड अप बाइंग आवर ब्रांड, दैट विल एड अप टू द सेल ऑब्वियसली. सेकंड इज एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट, नए मार्केट सेगमेंट. सर फर्स्ट पॉइंट प्लीज समझाइए, नहीं समझे. फर्स्ट था एक्सपेंडिंग द मार्केट, उसमें था कि कन्वर्टिंग नॉन यूजर्स, जो नॉन यूजर्स हैं, जो हमारा ब्रांड कभी यूज करते नहीं है, जो कभी वह प्रोडक्ट ही नहीं यूज करते हैं, वह प्रोडक्ट वो यूज करने वाले जो लोग नहीं हैं, उनको कन्विंस करें कि हाउ योर प्रोडक्ट कुड बी सर्व देयर पर्पस बेटर, उनका नीड कैसे बेहतर सेटिस्फाइड हो सकता है.
अब उनको अप्रोच करिए जो वह प्रोडक्ट ही नहीं यूज करते हैं। जैसे वो जो एग्जांपल दिया ना बबूल वाला, बबूल was targeted to those people who do not use toothpaste। तो पहली बार आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टूथपेस्ट यूज कीजिए, तो वो नॉन यूजर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव ब्रांड यूज कर रहे हैं, वो ऐसा प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं। तो अगर आप उनको कन्विंस कर सकें कि आपका प्रोडक्ट उनको उनके नीड को बेहतर सेटिस्फाई कर सकता है, they will consider it for the purchase। Second is entering new market segment। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, न्यू मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो अभी तक आपने टारगेट नहीं किया था, लेकिन मिडिल इन द मिडवे यू फिगर आउट कि ये ग्रुप भी टारगेट हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन का जो बेबी सोप है वो है एकदम बच्चों के लिए, किड्स के लिए, एकदम इन्फेंट के लिए, 0 to 1 जिनका एज होता है उनके लिए, एकदम बेबीज के लिए, न्यू बॉर्न और अप टू 1 ईयर्स के लिए। इस सोप को पोजीशन करने की कोशिश की गई जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, अप टू 5 ईयर्स। और उस एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया कि सिस्टर वाज कंपेयरिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विथ द बेबी, उसका कोई सिबलिंग हो, और शी वाज कंपेयरिंग आईज टू सेम, नोज टू सेम, त्वचा नॉट सेम टू सेम, स्किन वाज नॉट सेम टू सेम। So what are the difference? The baby was using the baby soap offered by Johnson and Johnson, लेकिन this 5-year-old girl was using something else, some other brand। तो उसने अपना साबुन बदला और फिर नेक्स्ट फिर कंपैरिजन हुआ और फिर उसने बोला त्वचा सेम टू सेम। क्या कोशिश हो रही थी कि इस सोप को आप 5 इयर्स किड के लिए भी ऑफर करिए ताकि आपका सेल बढ़ेगा। नए सेगमेंट में एंटर करते हैं, जो सेगमेंट हम लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया था। अब तो देखिएगा बेबी सोप इज आल्सो यूज्ड बाय द टीनेजर्स, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट है स्किन के लिए तो व्हाई नॉट, एनीबॉडी कुड यूज इट। इवन जो टीनेजर्स who are very concerned about their looks, about their appearance, about their skin, so they and many more teenagers are found to use। तो वो क्या हो रहा है ना, एक नए सेगमेंट में एंटर कर गए। अभी तक बेबी का सेगमेंट था हमारा, अब हम लोग चले गए हैं टीनेजर वाले सेगमेंट में फॉर द सोप। So that is what is called entering new market segment। Another one is winning competitors customer। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कस्टमर को आप अपने साथ जोड़ लीजिए, उनको वहां से डिस्कनेक्ट कीजिए। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये जो कस्टमर हैं जो आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड खरीद रहे हैं, दे आर द हॉट प्रोस्पेक्ट, उनको चाहिए वह प्रोडक्ट। नाउ कैन यू कन्विंस देम कि दे शुड स्विच ओवर टू योर ब्रांड? और ये तो सभी कर रहे हैं, वो भी वही काम करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो आप कैसे इनको इंटाइस करेंगे? बाय ऑफरिंग सम गिफ्ट्स, कूपन, so any sales promotion, या फिर you will be convincing them, you will be giving them a reason for the change। you will try to establish कि आपका ब्रांड कैसे बेहतर है as compared to the competitor brand that they have been using all these days। so whatever, so you can target your competitors customers and you will be trying to win them and add to your own business। that was another one। तो एक तो पार्ट हो गया एक्सपैंडिंग द मार्केट, उसका सेकंड पार्ट होगा ये। अच्छा, ये क्या हो रहा है, मार्केट मॉडिफिकेशन में दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पार्ट हो गया एक्सपैंडिंग द मार्केट, मतलब एडिंग मोर कस्टमर्स, एडिंग मोस्ट कस्टमर, वो दैट द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने तीन चीज को डिस्कस किया, कन्वर्टिंग नॉन यूजर्स, एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट एंड विनिंग कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स। सेकेंड पार्ट विल बी वॉल्यूम, हम लोग क्या वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड
इन वॉल्यूम इंक्रीज विद द करंट कस्टमर्स। जो हमारे करंट कस्टमर्स हैं, क्या उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि वो वॉल्यूम बढ़ा लें? अच्छा, वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा? यहाँ पर नए कस्टमर नहीं अटैच करने हैं। नए कस्टमर पहले वाले सिचुएशन में, लेट अस ऐड मोर कस्टमर्स, जो अभी तक हमारे कस्टमर नहीं है। ये जो था एक्सपैंड द मार्केट बाय एडिंग द यूजर्स, वो हम लोग नए नए एडिशन कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू गेट न्यू कस्टमर्स। सेकेंड पार्ट में है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको ही फोकस कीजिए और उनको इन्फ्लुएंस कीजिए कि दे कंज्यूम मोर ऑफ योर products, and the more they will buy the product, and the more they will use the product, the more they will buy the product. Simple. इसमें देखो कैसे करते हैं। इसमें मार्केटर पहला काम करेगा, मे बी influence them to use more volume of the product. आप ज्यादा वॉल्यूम प्रोडक्ट का यूज करें। नहीं, जैसे देखिएगा टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट जब भी होगा, वहां देखिएगा टूथ ब्रश पर जो टूथपेस्ट वो लगाएंगे, पूरा का पूरा ब्रिसल्स पर टूथपेस्ट होगा। मोर ऑफ टूथपेस्ट, यूज मोर वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम यूज कीजिएगा तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी खर्चा होगा, एंड यू विल बी बाइंग द प्रोडक्ट अगेन। पहले आपको याद नहीं हो शायद, पहले उजाला जब इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके एड था 3 बूंदों वाला। कभी देखिएगा यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट। फिर बोला कि भाई ये तो we can increase the volume by adding one more बूंद, तो फिर हो गया 4 बूंदों वाला। and we have figured this out, 3 बूंदों वाला से वो 4 बूंदों वाला हो गया। तो एक बूंद के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया। हर एक बार आप एक बूंद बढ़ा रहे हैं, और एक बूंद, एक 4 बूंद से तो कुछ होता नहीं, वो तो केवल एक सिंबॉलिकल है। अगर 4 बूंद दीजिएगा पूरे बाल्टी में तो उससे तो कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन सिंबॉलिकली आप उनको कह रहे हैं कि ज्यादा वॉल्यूम यूज करना होगा बेहतर रिजल्ट्स के लिए, 4 बूंदों वाला। तो यही सिचुएशन है। हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस देम टू इंक्रीज द वॉल्यूम? अब कहेगा बूंद, एक बूंद से क्या होगा? एक बूंद उजाला की कीमत तुम क्या समझो सुरेश बाबू? तो सुरेश बाबू जो हैं, उनको समझना होगा कि एक बूंद 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 से सागर भरता है, isn't it? अब एक बूंद, हर एक कस्टमर अगर जो उजाला का यूजर्स है, हर एक अगर एक बूंद बढ़ा ले तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ने वाला है, एंड उससे फ्रीक्वेंट परचेज होने लगेगा। तो है वॉल्यूम बढ़ाइए, कंजूसी नहीं। ज्यादा वॉल्यूम यूज कीजिएगा तो ज्यादा बिकेगा मेरा प्रोडक्ट। सेकेंड इज मोर फ्रीक्वेंट यूज, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। जैसे देखिएगा, पहले टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट था, इनफैक्ट आपको एग्जांपल विल मेक थिंग्स क्लियर। पेप्सोडेंट जब आया था ना, तो उन्होंने कहा कि हमारा टूथपेस्ट इतना इफेक्टिव है कि यू हैव टू यूज इट वंस अ डे, 24 घंटे में एक बार। बहुत इफेक्टिव है, कम जर्मीसाइड और क्या क्या व्हाटएवर। बाद में पता चला कि कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर 24 घंटा में एक बार, मान लो सुबह में केवल टूथपेस्ट करेगा, तो अपना वॉल्यूम आपने आधा कर लिया। तो उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, वी हैव कमिटेड अ ब्लंडर। फिर उन्होंने चेंज किया कि नहीं, ट्वाइस अ डे, सुबह और रात में सोने से पहले जरूर करिए जरूर यूज करें पेप्सोडेंट। क्या किया? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। पहले दिन में आप एक बार यूज करते थे, अब 2 बार यूज करने लगे। उसके बाद तो बहुत सारे आए कि नहीं, आफ्टर एवरी मील, whenever you eat something, go for brushing your teeth. कंसर्न क्या है? वॉल्यूम बढ़ाना है। शैम्पू, अनदर वन। शैम्पू, पहले लोग
शैम्पू के लिए बहुत ही एवर्स थे। शैम्पू बाप रे, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? केमिकल है, बाल डैमेज करेगा, बाल खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा व्हाटएवर। फिर बहुत कन्विंस करने के बाद कि बहुत सॉफ्ट है, ये है वो है, कन्वीनियंट है, क्या क्या है, तो लोगों ने बहुत मन मार के कुछ लोग शुरू किया। तो वो आया संडे को, संडे इज अ शैम्पू डे। कुछ लोग और जुड़ गए, तो संडे हर एक फैमिली मेंबर संडे को शैम्पू लगा रहा हो। फिर हुआ कि नहीं नहीं, मे बी एक ही दिन क्यों। और जैसे वन ऑफ द एडवर्टीजमेंट में आप आपने देखा होगा कि जब हम लोग रोज नहाते हैं तो रोज शैम्पू क्यों नहीं करते हैं? रोज शैम्पू कीजिए। क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। और अब तो देखिएगा कि सुबह अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो शैम्पू लगा के जाइए, और फिर शाम में पार्टी में जा रहे हैं तो फिर शैम्पू लगा लीजिए। दिन में 2 बार, और जितना बार, इफ यू हैव टू appear more presentable, you should take a good care of your health. Fluffy hair और bouncing hair और क्या क्या hair, तो शैम्पू यूज करें मोर। अच्छा, द मोर टाइम्स यू यूज शैम्पू, होगा क्या इससे? द मोर इट विल सेल। वॉल्यूम बढ़ाना होगा। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि मेरा डिमांड सैचुरेट कर गया। आपको ऐसे ही प्रैक्टिसेस से तो हम वॉल्यूम बढ़ा पाएंगे। एंड द थर्ड इज न्यू एंड वैरिड यूजेस। न्यू एंड वैरिड यूजेस, कुछ नया नया उसका यूज गिनाइए आप, जो अभी तक आप नहीं कह रहे थे। हमारा ये ब्रांड ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, ये भी कर देगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मिल्क मेड। मिल्क मेड जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, मे बी इन 70s, उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मिल्क का। देयर वाज ए स्कार्सिटी ऑफ मिल्क। और ये जो चाय पीने के शौकीन लोग थे, हालांकि उस समय बहुत कम ही लोग चाय पिया करते थे, 60s 70s की डिकेड की बात है। तो मिल्क मेड ने इंट्रोड्यूस किया कि दिस इज सॉल्यूशन, आप इससे चाय बना सकते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द वाइटनर फॉर द मिल्क। इससे मिल्क का जो वाइट चाहिए आपको टी बनाने के लिए, इट विल सर्व द पर्पस, इट इज वेरी रिच। बाद में दूध का प्रॉब्लम सॉल्व खत्म हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गए, आनंद आ गया, अमूल उसी का अमूल है, और इस तरह से बहुत सोसाइटी सब चले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मिल्क का प्रॉब्लम वाज ओवर। अब क्या करें? मिल्क मेड तुरंत शिफ्ट किया कि आप इससे बहुत सारा रेसिपी बना सकते हैं। गाजर के हलवे में अगर मिल्क मेड नहीं है तो वो हलवे के नाम पे कलंक है। आप यू कैन प्रिपेयर टेस्टियर डिशेस। आप कोई स्वीट बना रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, बिना मिल्क मेड के कैसे सोच सकते हैं? अब ये पोजीशनिंग उन्होंने किया ताकि हम इस बहाने से टिके रहे मार्केट में। और एक ऐड में तो था कि एक बच्चा है कि मम्मी तो ये नहीं, वो था उसका पाउडर मिल्क का। तो मिल्क मेड ने बहुत सारा ऐसे ऐसे आपको डिशेस गिनाए जो कि मिल्क मेड के यूज करने से बहुत ही बेहतर हो सकता था। नारियल का लड्डू बिना मिल्क मेड का कैसा टेस्ट नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि मेरा उधर का मार्केट तो खत्म हो गया, सैचुरेट कर गया, वहां तो कोई लेगा नहीं चाय बनाने के लिए मिल्क मेड, तो कोई लेगा नहीं। सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा अटेंडेंस लेते हैं, रुक जाओ। और कोई ऐसे एग्जांपल जो दिमाग में हो मिल्क मेड की तरह नया? अच्छा, इसका एग्जांपल है डिटॉल। डिटॉल के पीछे अगर देखिएगा बहुत सारे ऐसा ब्रांड आपको मिलेंगे, ऐसा यूजेस मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।
आप डिटॉल यूज कर सकते हैं बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए। $25 were there. ठीक है, तो दैट वाज आइडिया कि आप नए नए यूज गिना सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन में जो सेकंड पार्ट था उसमें हम लोग 4 P's को चेंज करेंगे। मे बी प्रोडक्ट के साथ क्या करें, वी ऐड मोर फीचर्स, क्वालिटी, सर्विस। प्रोडक्ट के साथ मैंने चेंज प्रोडक्ट एंड मेक प्रोडक्ट बेटर, और उसमें आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं, स्टाइल ऐड कर सकते हैं। स्टाइल होता है लुक्स, हाउ द प्रोडक्ट लुक लाइक। तो यू कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस अगर आप चाहें। प्राइस को अगर पॉसिबल है तो रिड्यूस कर पाए, so that will give a boost to the customer. As far as sales promotion is concerned, आप कंसिडर कर सकते हैं प्राइस ऑफ, डिस्काउंट्स, कुछ ऐसा प्रमोशन। एंड फाइनली एड ऑन सर्विसेज, बहुत सारा सर्विसेज उसमें अटैच कर सकते हैं। यू कैन ऐड मेनी मोर सर्विसेज। जैसे पहले शायद इंस्टॉलेशन नहीं था, अब इंस्टॉलेशन हम लोग आपको दे रहे हैं, मेंटेनेंस सर्विस अब दे रहे हैं, पहले नहीं था। तो आपका जो परचेज बिहेवियर है उसको सस्टेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं, राइट। एंड द लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन, जब प्रोडक्ट का डिक्लाइन में चला जाएगा, यानी a product that enters in the market will have to leave the market. तो डिक्लाइन कैसे पता चलेगा? देयर इज अ शार्प डाउनफॉल, बहुत रैपिड डाउन होने वाला है सेल आपका। देयर विल बी अ शार्प ड्रॉप ऑफ द सेल ओवर टाइम। यू कैन मेक आउट, बहुत ही पैनिक होता है उस समय, बहुत रैपिडली सेल डाउन होने वाला है, मतलब बियॉन्ड कंट्रोल होने वाला है। ग्रेजुअल नहीं है जैसा था ना, डाउन तो डिके स्टेज में भी हो रहा था। मैच्योरिटी का जो डिके स्टेज था वहां भी सेल बड़ा डाउन ही हो रहा था, लेकिन बड़ा ग्रेजुअली हो रहा था। इसके बाद जो डाउन होगा बड़ा स्टीप होने वाला है, बहुत ही रैपिड डिक्लाइन होने वाला है। तो रीजन क्या हो सकता है? रीजन है कॉम्पिटिटर्स, मेनी मोर कॉम्पिटिटर्स हैव एंटर्ड, या कस्टमर का टेस्ट में प्रेफरेंस चेंज हो गया होगा, राइट। या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण बेहतर ब्रांड्स आ गए, आप शायद पिछड़ गए टेक्नोलॉजी वाइज, आपसे बेहतर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सब आ गया मार्केट में, बिकॉज मोर एंड मोर कॉम्पिटिटर्स हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। तो क्या करें, व्हाट टू डू? अब देखिए सिचुएशन क्या है, योर प्रोडक्ट इज ऑन द डेथ बेड, ऑलमोस्ट डेड ही हो गया है, अब निकलने के कागार पे है। अब वो आप बहुत ज्यादा उससे उम्मीद आपको नहीं है रिवाइवल की। व्हाट टू डू, व्हाट स्ट्रेटजी वन शुड कंसिडर? नंबर 1, यहाँ पर देखिएगा, या तो आप बिल्ड करें,
build, BUILD, build. Build का मतलब है increase the investment. आप investment बढ़ाइए, increase more of investment. और इससे क्या होगा? You will be strengthening the product. You will be trying to make it a better product. मतलब अभी भी आपने hope नहीं खोया है, अभी भी आपको लगता है कि आप रिवाइव कर देंगे इसको, नहीं, जो बिल्कुल अंतिम सांसें गिन रहा हो उसको आप रिसस्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, नया लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू आर ट्राइंग टू पंप इन मोर ऑफ फंड, ज्यादा फंड उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड बिल्ड, BUILD, बिल्ड. सेकेंड इज होल्ड. होल्ड का मतलब है मेंटेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. जितना इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं उतना ही करेंगे, हमको बढ़ाएंगे ना घटाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगता है देयर विल बी अ टर्न अराउंड, uncertainties will wither away and there will be a turn around in the sale. वो फिर से वापस आ जाएगा अपने पुराने पोजीशन में, आपको यह उम्मीद है. तो आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बस उसी को ये है वेट एंड वॉच. देखते हैं. अभी अगर यहाँ हम लोग इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे तो हम लोग पोजीशन हमारा और भी खराब हो जाएगा. तो जस्ट वेट एंड वॉच, तब तक इन्वेस्टमेंट लेवल विल बी मेंटेन द सेम. थर्ड इज सेलेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट. सेलेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है वैसे प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दीजिए जो अनप्रॉफिटेबल हैं, जो नहीं बिकते हैं. वेरिएंट्स कम कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉडल्स हैं उसको कम कर दीजिए. तो सेलेक्टिव, सारे कुछ को इन्वेस्टमेंट कम कीजिए, वहां से हटिए, आप वापस आइए. सेलेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट. और जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां ज्यादा भी करेंगे, राइट. तो अब डिसाइड कीजिए कहाँ कम कहाँ ज्यादा करना है. सेलेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट होगा. फिर है द फोर्थ वन इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में क्या करेंगे? कॉस्ट कटिंग करना होगा. यहाँ पर वी गो फॉर कॉस्ट कटिंग एंड बाय एनी मीन्स. कॉस्ट कटिंग इज द कैचवर्ड, क्योंकि स्टेबलाइज कर गया है, डाउनफॉल पर है. तो ग्रेजुअली हम लोग पैसा निकालेंगे. वी विल टेक मनी आउट. 2-3 प्लांट शायद बंद कर रहे हैं, तो प्रोग्रेसिवली हम लोग फेजिंग आउट करेंगे. लेकिन यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है. यहाँ हर एक प्रोजेक्ट से पैसा निकलेगा. हम लोग प्रोग्रेसिवली इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक बार में बंद नहीं होने वाला है. हम लोग ग्रेजुअली अपने इस प्रोडक्ट से कंसर्निंग जो सारे कंसर्न्स हैं उससे धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं. ठीक है. मे बी हम लोग आउटपुट कम कर देंगे, नहीं, मे बी सर्विसेज हटा लेंगे, सारा जो सर्विसेज दे रहे थे अभी तक. तो धीरे धीरे पैसा निकालें ताकि हम लोग अभी भी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है पैसा निकालने वाला प्रोसेस, इन पैनिक नहीं करें, डेस्परेट होकर नहीं करें. प्रोग्रेसिवली हम लोग, लेकिन हम लोग एग्जिट के मोड पे चले आए हैं. हमने डिसाइड कर लिया कि हमें निकलना ही अब. एंड फाइनली इज डाइवेस्ट. डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है ड्रॉप, बंद कीजिए, वाइंड अप. या फिर अगर सेल कर सकते हैं किसी दूसरे को तो सेल कर दीजिए, वहां से पल्ला झाड़ दीजिए. आप प्रोडक्ट से नाता तोड़ देना है आपको. You have to cut off from the product. So these are the different alternative that could be considered when the product is in the decline stage. ठीक है? Any questions? Next day we start a new topic, new product development. याद रखिएगा. And that will be discussed in the coming class. Thank you all and have a good day. Thank you, sir.